ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी जो वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। और हम लोगों ने बात किया था कि जो क्लासेस हमारी चल रही है सुपर 6 सीरीज के नाम से, यह आपके सभी ट्रेड के लिए है। ठीक है, ऑल ट्रेड लिखा होगा, आईटीआई फर्स्ट ईयर में ऑल ट्रेड के लिए, सभी ट्रेड के लिए है। और जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ वगैरह आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पेड क्लासेस के लिए हमारा प्ले स्टोर पे मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसे आप ग्लोबल आईटी सर्च करके उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट पे कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको अपने गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी globaliti.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर होम, हमारे बारे में नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, कंप्लीशन कोर्स, इस तरह से मिला हुआ जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना हुआ है, यहाँ क्लिक कीजिए, सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही और सारे ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देंगे, जिसमें से आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, 2 ऑप्शन है, पहला वाला वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर लिखा हुआ, दूसरे में फर्स्ट ईयर लिखा हुआ। फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, नीचे स्लाइड करेंगे, आपको पीडीएफ वगैरह, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह के जो लिंक होंगे वहां पे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। आज का जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा कि जो लीवर को हम लोग हिंदी में उत्तोलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तोलक भी कहते हैं। लीवर या उत्तोलक क्या है? जैसे यहाँ पे दे रखा है ना कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर मतलब प्रथम प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार वाला फर्स्ट ऑर्डर टाइप, सेकेंड ऑर्डर टाइप मतलब द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, और थर्ड ऑर्डर टाइप जिसे हम लोग तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। तो इनमें किसको हम लोग प्रथम प्रकार में रखेंगे, किसको द्वितीय प्रकार में, किसको तृतीय प्रकार में? जैसे कि यहाँ इसने पूछ लिया फर्स्ट ऑर्डर लीवर मतलब प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं वो कौन सा है? तो जैसे एक व्हील एरो दिया हुआ है, सीजर्स का एक पेयर दिया है, सीजर्स मतलब कैंची, फायर टोंग्स दिया है, लाइम स्क्वीजर दिया है। तो आप या तो आप रटो कि भाई जो लाइम स्क्वीजर होता है हमारा फर्स्ट टाइप में आता है या सेकंड टाइप में जो भी है, मतलब सबको अलग अलग रटो कि ये वाला इसमें आता है, ये वाला इसमें आता है। तो कभी भी जो चीजें आप रट रखे हो उसके अलावा अगर किसी और चीज का नाम लेगा तो आप तुरंत गलत कर जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि अब इसको कहाँ रखो, इसको मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हम किसको, अगर मान लीजिए कैंची है या ये लाइम स्क्वीजर है, तो हम लोग फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप में इसको रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं। हमें ये चीज पकड़ना है कि कोई भी चीज आपको दे दे तो आप उसको देख करके आप निकालो कि क्यों ऐसा होगा। ये नहीं कि बता दिया गया कि कैंची हमारा फर्स्ट टाइप वाला होता है, अब आप रट के बैठे हुए कि कैंची का फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा तो फर्स्ट टाइप में नहीं, आप निकालोगे कि फर्स्ट टाइप में क्यों है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास उत्तोलक कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। ये हो गया हमारा उत्तोलक कहिए या लीवर कहिए, दोनों के एक ही बात है। ठीक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्या, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, तीसरा है तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। हमारे पास ये 3 उत्तोलक हो गए ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं कि भाई ये प्रथम प्रकार का हो गया, ये द्वितीय प्रकार का हो गया हमारा, ये तृतीय प्रकार का हो गया। ठीक है, तो उत्तोलक के हमारे मेन 3 चीजें होती है। अब 3 चीजें कौन कौन सी? तो एक होता है फलक्रम। क्या होता है? फलक्रम, जिसे हम लोग आलम्ब बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? आलम्ब बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। आलम्ब का मतलब हो गया जहां से वह चीज हमारी घूमती है, जिस पॉइंट पर हमारी वो वस्तु घूमती है उसको फलक्रम या आलम्ब बोला जाता है। जैसे ये कैंची है, कैंची को जब आप चलाओगे काटने के लिए, कैंची को जब ऐसे चलाओगे आप, तो कैंची किस पॉइंट पे घूमेगी, तो जो जहां पे स्क्रू लगा हुआ इस पॉइंट पे हमारी कैंची यहीं पे रोटेट करती है, इसी के सारे घूमती है, तो यह इस कैंची का फलक्रम कहलाएगा, आलम्ब कहलाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया फलक्रम। आलम्ब क्या समझ में आया? दूसरा होता है हमारा वेट, वेट या फिर लोड भी कहते हैं। वेट का मतलब भार, लोड का मतलब भार भी, वेट या लोड कह लीजिए। यह क्या हो गया हमारा, भार हो गया। तो जहां पे लोड पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कैंची में कोई चीज आपको काटनी है तो आप कैंची क्या आगे रखोगे फिर काटोगे, तो जहां सामान आप रखोगे वहां पे क्या करेगा, एक जो सामान रख के काटोगे तो उसका यहाँ पे लोड पड़ेगा, भार पड़ेगा। तो यह क्या हो गया हमारा, वेट या लोड हो गया। ठीक है, जैसे इसमें नींबू रखना है तो नींबू यहाँ बीच में हम लोग रख लेंगे,
तो यहाँ पे नींबू रख करके लाइम स्क्वीजर है, मतलब नींबू निचोड़ने वाला है, या नीचे छेद बना रहता है, जब दबाते हैं तो नींबू का रस नीचे से निकल जाता है। तो हम नींबू जब यहाँ पे रखे तो यहाँ पे क्या हुआ, वजन बढ़ गया इसका, नींबू का वजन आ गया, तो यह लोड या भार कहलाएगा। ठीक है, फलक्रम हो गया, वेट या लोड हो गया। फलक्रम को जनरली हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और जो वेट या लोड है इसे डब्ल्यू से दिखाते हैं, कभी कभी एल से भी दिखाते हैं। और एक और पॉइंट होता है जिसे हमें जानना, उसे कहते हैं एफर्ट। क्या बोला जाता है, एफर्ट। जो हमने इसको दबाने के लिए, मान लीजिए इसमें नींबू रख दिया, तो जो बल लगाएंगे, जो प्रयास करेंगे इसको दबाने के लिए, उसको एफर्ट बोला जाता है, या प्रयास भी बोलते हैं। एफर्ट या फिर प्रयास भी बोलते हैं। इसको हम लोग ई या फिर पी से डिनोट करते हैं, दोनों से, ई या फिर पी से। इसको एफ डब्ल्यू या एल से लोड वाले को वेट हो गया, या एल से लोड हो गया, वैसे ई या पी से। ठीक है, चलिए, तो ये तीन चीजें हो गई। तो कब प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, देखिए पहले में एफ हो गया, डब्ल्यू हो गया, पी हो गया, यही तीनों सीरियल से रखिए आप लोग। एफ डब्ल्यू पी, क्या आ गया आपके पास, एफ आ गया, डब्ल्यू आ गया, पी आ गया। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक कब बोलेंगे, जब हमारा एफ सेंटर में हो। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कब बोलेंगे, जब डब्ल्यू सेंटर में, डब्ल्यू या एल मतलब भार जब हमारा बीच में आ जाए। तृतीय प्रकार का उत्तोलक कब बोला जाएगा, जब पी सेंटर में हो, या फिर उसे ई भी कह सकते हैं, प्रयास, एफर्ट, एफर्ट या पी। ठीक है, तो अगर ये चीज आप सीरियल से याद रख लीजिए, एफ डब्ल्यू पी, एफ डब्ल्यू पी, इनको सीरियल से याद रखिए। पहला वाला कब बोलेंगे, जब एफ बीच में आ जाए। दूसरा कब बोलेंगे, जब डब्ल्यू बीच में आ जाए। तृतीय प्रकार का उत्तोलक कब बोलेंगे, जब पी बीच में आ जाए, प्रयास बीच में आ जाए। तो ये देखिए तीन चीजें हैं। तो ये जैसे मान लीजिए पहला वाला है, तो ये बीच में आ गया। ये बीच में आने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि भार और प्रयास दोनों दो किनारे पे, कोई किधर भी हो सकता है, इधर भार हो या उधर, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर ये बीच में है, मतलब किनारे पे दोनों क्या होगा, प्रयास और भार होगा। अगर डब्ल्यू बीच में है सेकंड वाले में, तो किनारे पे क्या होगा, एफ और पी होगा। अगर पी हमारा बीच में है, तो किनारे पे क्या होगा, डब्ल्यू और एफ होगा। तो भाई जो एक बीच में आ गया, बाकी जो दोनों बचे वो दोनों किनारे हो जाएंगे। इसमें तो कोई रखने वाली बात है नहीं। हमें मेन ध्यान रखना कि बीच में कौन है, बाकी तो दोनों अपने आप साइड साइड चले जाएंगे। तो ये मैंने आपको तरीका बताया। पहले में कौन सेंटर में होता, मैंने बताया, यह वर्ड याद रख लीजिए, एफ डब्ल्यू पी, इनको सीरियल से याद रख लीजिए। प्रथम प्रकार में एफ बीच में, द्वितीय प्रकार में डब्ल्यू, तृतीय प्रकार में प्रयास पी बीच में। तो पहले वाला जैसे प्रथम प्रकार का उत्तोलक कब कहलाएगा, जब हमारा फलक्रम आलम बिंदु बीच में हो, और किनारे पे क्या हो, कोई किधर भी हो सकता है, मतलब कि एक साइड लोड और एक साइड प्रयास। इधर प्रयास हो गया और इधर हमारा क्या हो गया, तब डब्ल्यू हो गया, लोड हो गया। तो किसी को किधर भी रख सकते हैं, वो तो वस्तु जो भी हमारा इक्विपमेंट दिया होगा, जो वस्तु दी हुई, उसमें हम लोग देखेंगे कौन सा किधर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा फलक्रम बीच में है, बाकी दोनों अपने आप किनारे चले जाएंगे। फलक्रम बीच में प्रथम प्रकार का उत्तोलक। द्वितीय प्रकार में क्या रहेगा, डब्ल्यू बीच में होता है। डब्ल्यू बीच में, तो एक साइड हमारा क्या हो गया भाई, पी हो जाएगा प्रयास, और एक साइड हमारा एफ हो जाएगा फलक्रम। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा, पी बीच में रहता है, मतलब प्रयास बीच में आ गया। अब एक साइड क्या हो जाएगा, हमारा फलक्रम हो जाएगा, और एक साइड हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बच गया, डब्ल्यू, क्योंकि पी आ गया तो एफ डब्ल्यू बच गया। तो इस टाइप से होता है। जहां भी ऐसा केस मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कौन सा प्रथम में, कौन सा द्वितीय, कौन सा तृतीय में। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अभी आपको ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग फिगर को देख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपकी, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, ए व्हील बैरो, ए पेयर ऑफ सीजर, फायर टोंग, लाइम स्क्वीजर। चार ऑप्शन में ना। ए व्हील ऑफ बैरो क्या होता है, मतलब कूड़े ढोने वाली जो गाड़ी होती है उसी को ए व्हील बैरो बोला जाता है, कि एक व्हील वाला बैरो है। देखिए एक ही व्हील है इसमें ना, और यहाँ पे बीच में इस टाइप से बना होता है जिसमें लोग कूड़ा रखते हैं, और यहाँ से ढकलते हुए कोई सामान भी रख करके ऐसे ढकलते हुए लेके जा सकते हैं। लेकिन एक ही व्हील होना चाहिए, ए व्हील बैरो, एक व्हील वाला होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई, जब हम इसको यहां से पकड़ करके उठाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो ये घूमेगा कहां से, किस पॉइंट पे, तो यह पहिया के यहां जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, यहीं पे ऊपर नीचे होगा, मतलब यहां पे रोटेट करके ऊपर नीचे इस पॉइंट पे घूमेगा। जिस पॉइंट पे घूमता है उसको फलक्रम या आलम बिंदु कहते हैं। मतलब इस वाले ए व्हील बैरो का फलक्रम कहां पे है, हम देख रहे हैं फलक्रम यहां दे रखा है, इसी पॉइंट पे यह घूम रहा है, तो ये इसका फलक्रम कहलाएगा, जिस पॉइंट पे वो घूमता है। बाकी अब इसमें यह जो टब टाइप का बना रखा है, इसमें कोई सामान रख करके हम लोग ले जाएंगे, तो जो सामान रखेंगे तो लोड यहाँ पे पड़ेगा। मतलब लोड हमारा कहाँ, डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू या एल जो है, जो लोड है हमारा, ये यहाँ बीच में पड़ गया। उसके बाद अब इसको आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोग प्रयास करेंगे, जो बल लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, तो इस हैंडल को पकड़ करके हम लोग बल लगाएंगे, इसको धक्का देने का प्रयास करेंगे, तो प्रयास या बल हम कहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पी हो गया। तो देख लीजिए आप लोग, बीच में क्या है, डब्ल्यू है, और एक साइड क्या है, एफ है, और एक साइड पी है। तो डब्ल्यू हमें किनारे पे क्या है उससे नहीं मतलब है, बीच में क्या है, बीच में डब्ल्यू है। जब बीच में डब्ल्यू रहता है तो कौन से प्रकार का उत्तोलक कहलाता है, तो हमने देखा था द्वितीय प्रकार। द्वितीय प्रकार में क्या था, डब्ल्यू बीच में था, और इस वाले फिगर में डब्ल्यू बीच में आ रहा है। इसका मतलब ए व्हील बैरो जो है हमारा कौन से प्रकार के उत्तोलक का टाइप है, तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सेकेंड ऑर्डर टाइप या द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का, या जो है एग्जाम्पल हो गया ए व्हील बैरो।
क्लियर हुआ? ठीक है, अब अगला देखिए, ये सीजर्स का पेयर है ना, ये पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स का मतलब कैंची होता है, यह अब इसकी बात कर रहा है। सीजर्स का मतलब क्या होता है? कैंची होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, ए पेयर ऑफ सीजर्स। तो यहाँ पे देखिए, कैंची को जब आप चलाओगे तो किस पॉइंट पे घूमेगा? मैंने बताया नट लगा हुआ इसी पॉइंट पे घूमता है। जिस पॉइंट पे घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं, एफ कहते हैं। ठीक है, कोई चीज अगर रख के काटना होगा तो कैंची पे हम लोग यहाँ पे रख के काटेंगे, तो जो सामान जहां रखा जाएगा यहाँ लोड लगेगा, मतलब ये हमारा क्या हो गया? डब्लू हो गया। और जहां से बल कहां से लगाएंगे? तो यहां से हाथ से दबाते हैं, यहां से बल लगाते हैं। बल मतलब काटने का प्रयास कर रहे हैं या बल लगा रहे हैं, तो जहां काटने का प्रयास करेंगे या बल लगाएंगे, या क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पी काम करेगा। तो देखिए डब्ल्यू हो गया, पी हो गया, एफ। बीच में कौन आ रहा है? एफ आ रहा है। और बीच में किसका एफ होता है? तो प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक होता है उसमें फलक्रम बीच में रहता है। और यहाँ पूछा भी था कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, तो हमने देखा फलक्रम बीच में आ रहा है कैंची का, और फलक्रम जब बीच में होता है तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से समझ लेंगे तो कुछ भी एग्जाम्पल दे ले, आप ऐसे बस निकाल लेना कि भाई इसका फलक्रम कहाँ है, लोड कहाँ लगने वाला है, हम बल कहाँ से लगाने वाले, तीनों चीजें आप लिख दीजिए। जो बीच में दिखेगा आपको मालूम हो जाएगा कि भाई कौन से वाले प्रकार में क्या बीच में रहता है। आप क्वेश्चन सही कर ले जाओगे, रटने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, फायर टॉन्ग, फायर टॉन्ग का मतलब हो गया आपका एक तरह से चिमटा, जिससे फायर मतलब आग को उठाने के लिए हम लोग चिमटा यूज करते हैं ना, घरों में भी जब जलाया जाता है लकड़ी वगैरह इस टाइप से, चिमटा से जो आग उठाते हैं, तो वही हमारा चिमटा, फायर टॉन्ग, चिमटा जो उठाता है आग को। कौन सा एग्जांपल है? तो देखिए इसका मैंने फिगर यहाँ ले रखा है, ये फायर टॉन्ग का है। किसका है? फायर टॉन्ग का है। इसमें भी देख लेते हैं भाई कौन सा वाला प्रकार का उत्तोलक है। तो यहाँ पे देखिए फायर टॉन्ग है। आप क्या करोगे? किसी सामान को पकड़ के उठाओगे, किसी वस्तु को, तो यहाँ देखो पकड़ के उठा रखा है, तो जहां रखा जाएगा वहां पे क्या लगेगा? डब्लू लगेगा, लोड लगेगा भाई ना, डब्ल्यू या एल। यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ लोड लग गया। अब इसको क्या होगा? दबाएंगे, बीच में पकड़ करके दबाते हैं, तो जहां से दबाने का प्रयास करेंगे वो पी हो गया हमारा। और घूमेगा कहां से? तो चिमटा देखिए यहां से जब दबाएंगे छोड़ेंगे तो ये इसी पॉइंट पे यहां से ऐसे घूमता है, बंद होता है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो ये जो हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया? फलक्रम हो गया। बीच में क्या आ गया? देखिए डब्लू किनारे, फलक्रम यहाँ पे, बीच में पी, बीच में दबा करके प्रयास लगा रहे हैं, तो बीच में पी, बीच में पी किसका होता है? तो हम देख रहे हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलक। इसका मतलब जो चिमटा है हमारा फायर टॉन्ग है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। लाइम स्क्वीजर कौन से टाइप का है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने लाइम स्क्वीजर, नींबू निचोड़ने की मशीन। अब हम इसमें क्या करेंगे भाई? यहाँ बीच में रखेंगे नींबू, नींबू हमने रखा तो लोड पड़ गया, जहां पे वस्तु रखेंगे लोड पड़ा, तो ये हमारा डब्लू हो गया। क्या हो गया? डब्लू हो गया। और यह देख रहे हैं यहाँ पेंच पे ये कसा हुआ है इस तरह से, जब हम इसको उठाते हैं दबाते हैं तो ये इसी पॉइंट पे घूमता है। जिस पॉइंट पे घूमेगा इसका क्या कहलाएगा? फलक्रम कहलाएगा, आलम बिंदु कहलाएगा। बल या प्रयास यहां से लगा रहे हैं, इस पे दबा रहे हैं, तो यह क्या हो गया हमारा? बल हो गया या प्रयास हो गया, पी से हो गया। ठीक है, बीच में क्या आ गया भाई? एफ पी किनारे, बीच में क्या आ गया? डब्लू। डब्लू बीच में किसमें होता है? तो हमने देखा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, मतलब जो लाइम स्क्वीजर है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का एग्जांपल। तो इस तरीके से अगर आपने समझ लिया तो अब क्या है, रटने वाली चीज नहीं है कि कौन सा एग्जांपल किस में आता है। मैं रटवा नहीं रहा, कहीं कैंची फर्स्ट में आता है, चिमटा किस में आ रहा है, तृतीय में आ रहा है, रटने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को समझिए, आप खुद से उसमें बनाएंगे, फलक्रम कहाँ है, लोड कहाँ है, प्रयास कहाँ लग रहा है, आप अपना निकालेंगे किस में आएगा। ठीक है, चलिए अगला भी एग्जांपल सेम उसी पे पूछ रहा है, तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। देखिए पहला कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस का मतलब तराजू से मतलब है। किससे मतलब है? तराजू से। यहाँ एग्जांपल है, देखिए अब इसमें क्या होगा? आप एक साइड इसमें बटखरा रख देंगे अपना किलो वगैरह वेट के लिए, और एक साइड आप वस्तु रख देंगे अपना। तुम इधर एक साइड बटकरा और एक साइड वस्तु हो गया। वस्तु जिधर रखेंगे एक तरह से आपका लोड कहलाएगा, और यह बटकरा क्या करेगा? इसको उठाने का प्रयास करेगा, तो एक साइड पी हो जाएगा। और घूमेगा कहां? तो यह सेंटर में इसी पे इधर उधर घूमता रहता है, तो बीच वाला एफ हो जाएगा। तो किसमें? एफ किसमें बीच में होता है? तो मैंने आपको बताया था एफ डब्ल्यू पी। प्रथम वाले में एफ बीच में, द्वितीय में डब्ल्यू, तृतीय में पी। तो एफ बीच में आ रहा है मतलब यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। फॉरसेप्स मतलब चिमटा की तरह, ये बस उसका छोटी रूप है ना, चिमटी। उसको चिमटा कहते हैं, इसको चिमटी कहते हैं। फायर टॉन्ग वैसे ही फॉरसेप्स मतलब चिमटी। देखिए इंग्लिश का मतलब पता होना चाहिए, फॉरसेप्स मतलब चिमटी होता है। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा फॉरसेप्स मतलब क्या होता है तब तो पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फिगर भी ले रखा कि आसानी से समझ में आए। क्वेश्चन में फिगर नहीं है, मैंने ले रखा कि आपको आसानी समझ में आ जाए। फॉरसेप्स जैसे छोटी मोटे
कील वगैरह उठाने के लिए, या फिर कभी कभी आपके पैर वगैरह में कांटा वगैरह भी चुभ जाता है तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो फॉरसेप्स है हमारा। तो अब इसमें देखिए क्या चीज है, इसमें भी वही है कि कोई सामान हम इसको आगे यहां पकड़ेंगे ना, जहां पकड़ेंगे यहां पे हमारा क्या काम करेगा, डब्लू काम करेगा जब वस्तु को यहां पकड़ेंगे। तो बाकी बीच में दबाते हैं, बल लगाते हैं, तो जहां बल लगाते हैं दबाने की कोशिश करते हो, प्रयास हो गया, पी हो गया। और घूमेगा कहां से, तो यहां से ज्वाइंट है, तो इसी ज्वाइंट पे घूमता रहेगा, तो ये इसका फलक्रम हो गया। बीच में क्या आ गया, पी आ गया। पी किसमें बीच में होता है, लास्ट वाले, मतलब तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो फॉरसेप्स किसका हो गया, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। हमारा फायर टॉन्ग्स भी तृतीय प्रकार का उत्तोलक था, फॉरसेप्स भी, चिमटी भी उसी आकृति की छोटी चीज है, यह भी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। ये पेयर ऑफ सीजर्स, तो ये पेयर ऑफ सीजर्स हो गया। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था कि कौन से प्रकार का उत्तोलक है। लाइन स्क्वीजर भी जस्ट हम लोगों ने अभी पीछे देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, तृतीय ऑर्डर का पूछा भी था, और इसमें क्या आया, पी हमारा बीच में आ गया। पी किसमें होता है, तृतीय प्रकार का, मतलब यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो जाएगा। फॉरसेप्स जो है हमारा तृतीय ऑर्डर वाला आपका लीवर है, ठीक है। जबकि पहला वाला क्या था, फर्स्ट ऑर्डर वाला था, और जो ये पेयर ऑफ सीजर्स है, यह भी फर्स्ट ऑर्डर का है। और इसमें क्या है, डब्ल्यू बीच में है, तृतीय प्रकार का हो गया। हमसे तृतीय वाला पूछा था, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा ब्रिटिश सिस्टम में एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। देखिए ब्रिटिश सिस्टम में एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। अगर वही मीट्रिक में पूछ ले, किसमें पूछ ले, मीट्रिक में पूछ ले, ठीक है। तो मीट्रिक में कितना होता है, 735.5 वाट। किसमें, मीट्रिक में। ब्रिटिश सिस्टम में 746 वाट, मीट्रिक सिस्टम में 735.5 वाट। दोनों याद रखिए, यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम में पूछा था तो 746 वाट, वही मीट्रिक में पूछता तो 735.5 वाला रहता। अगला क्या है, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। कह रहा है कि पावर आउटपुट, शक्ति का मतलब क्या, पावर है ना, जो पावर आउटपुट है हमारा, जो पावर हमें मिल रही है और जो पावर इनपुट की जा रही है, पावर जो हमारी इनपुट की जा रही है, क्या होगा यह हमारा। तो देखिए शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह पूछ रहा है। देखिए पहले वर्क की बात कर रहा है। वर्क क्या होता है, तो वर्क मतलब कार्य। कार्य कब कहते हैं, तो जब किसी वस्तु पे, कोई वस्तु है और उस पर बल लगाया जाए, और वह वस्तु जितनी दूरी, मतलब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, मैंने इसको बल लगा के कुछ दूरी आगे तक खिसका दिया, तो हमने वस्तु पे बल लगाया, बल लगाने पे वह वस्तु जितनी दूरी तय की, तो जो बल लगाया गया और जो दूरी उसने तय किया, उन दोनों का जो गुणनफल होता है वही होता है कार्य, कि हमने इतना कार्य किया। जैसे आपने कितना कार्य किया कैसे पता चलेगा, तो वही है कि आप क्या करें कि किसी वस्तु पे बल लगाइए और वस्तु जितनी दूरी तय करे, स्टार्टिंग से जितनी दूरी तय करे वस्तु, वही उसका क्या कहलाता है, वही कार्य कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है भाई, तो मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई थी, ये हमारी वस्तु हो गई। वस्तु पे मान लीजिए हमने यहाँ पे इस पे फोर्स लगाया, बल लगाया, मान लीजिए 10 न्यूटन का हमने बल लगा दिया। अब वस्तु यहाँ से खिसक करके यहाँ चली आई यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि वस्तु यहाँ से यहाँ कितनी दूरी खिसक करके चली गई। तो हम देख रहे हैं मान लीजिए वस्तु यहाँ से यहाँ 10 मीटर दूरी चली गई खिसक करके, तो यह चली गई दूरी एस हो गया, या लगाया गया बल एफ हो गया। तो ये एफ इंटू एस, कार्य क्या होगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब लगाया गया बल और चली गई दूरी वस्तु द्वारा। जब हमने वस्तु पे बल लगाया तो कितनी दूरी चली, उन दोनों का जो गुणनफल होता है वही हमारा कार्य होता है। और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। कार्य का मात्रक हो एसआई मात्रक जूल होगा, ऊर्जा का मात्रक जूल होगा, उष्मा का मात्रक जूल होगा, इन सब का मात्रक एक ही होता है, सब एनर्जी ही है, ठीक है। तो ये हमारा W इक्वल टू एफ एस हो जाता है, कार्य का मात्रक जूल हो जाता है। एफ का मात्रक देखिए हम क्या, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी एस मतलब दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। और न्यूटन मीटर की हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ठीक है। अगर इसको और अगर आप बदलना चाहें, एक जूल में, ये एसआई मात्रक हो गया, एक जूल में कितना, और तो देखिए एक जूल में क्या है, 1 न्यूटन मीटर है, एक तरह से 1 न्यूटन मीटर। अगर हम लोग इसको सीजीएस में बदलना चाहें तो देखिए 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, सीजीएस में न्यूटन डाइन में बदल जाता है। 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होता है, 10⁵5 डाइन होता है 1 न्यूटन में, ठीक है। उसके बाद क्या, मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि हम सीजीएस में बदल रहे हैं। तो मीटर से जब सेमी में जाएगा तो 1 मीटर में 100 सेमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 100 सेमी कहिए, या फिर 10⁻² सेंटीमीटर की, दोनों एक ही बात है, 10 दाम 100 सेंटीमीटर। तो न्यूटन मीटर को हमने सीजीएस पद्धति में बदला, तो 1 न्यूटन मीटर में 10⁵5 डाइन और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, दोनों को सीजीएस में बदल दिया। अब यहाँ देखिए 10⁻5 10⁻², दोनों की घात क्या गुणा है, तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। आपके पास हो जाएगा 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। और इस डाइन सेंटीमीटर की हम लोग क्या कहते हैं,
अर्ग बोलते हैं। डाइन, जैसे यहाँ पे न्यूटन मीटर को जूल बोला जाता है, वैसे डाइन सेंटीमीटर को क्या बोला जाता है, अर्ग बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई 1 जूल में 1 न्यूटन मीटर बराबर 10⁵5 डाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर आ गया। मैंने बताया डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, 10⁵7 अर्ग। इसीलिए आप लोगों ने कहीं अगर पढ़ा होगा तो ये बताया जाता है कि 1 जूल में 10⁵7 अर्ग होता है। 1 जूल में कितना होता है, 1 जूल में 10⁵7 अर्ग होता है। तो मैंने आपको बताया कहां से आया कि भाई जो जूल है हमारा, जूल को हम लोग न्यूटन मीटर लिखते हैं, क्योंकि W इक्वल टू क्या, W बराबर Fs, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हमने क्या सीरीज में बदला, न्यूटन का डाइन और मीटर का सेंटीमीटर आपके सामने है। फिर यहां से हमने देखा डाइन को, दोनों को यहाँ पे घात जुड़ जाएगा, फिर डाइन सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं। क्लियर हुआ होगा यहाँ पे वर्क वाला। एनर्जी क्या है, देखिए ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा पहले भी जानते होंगे आप लोग, ऊर्जा क्या है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पे रखी हुई है, वस्तु यहाँ पे अगर रखी हुई है तो यह इस समय रुकी हुई है ना, तो ये किस वजह से रुकी हुई है, अपने स्थितिज ऊर्जा की वजह से। यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, इस वजह से वस्तु ये रुकी हुई है। जब हमने वस्तु पे फोर्स लगाया तो वस्तु गति करने लगी, वस्तु गति करने लगी। तो ऊर्जा ऐसा नहीं कि वस्तु में ऊर्जा चेंज हो गई, नहीं, जो अभी भी वस्तु में उतनी ही ऊर्जा है, बस फर्क क्या हुआ, अब वह वस्तु में जो स्थितिज ऊर्जा था वह गतिज ऊर्जा के रूप में बदल गया। अब वह ऊर्जा अभी भी उतनी ही है, बस वह जो स्थितिज ऊर्जा से किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में। तो इसलिए बोला जाता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। दक्षता क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आप पूछ रखा था, पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट। अब इसकी बारी आएगी ना, पावर आउटपुट ठीक है। ये जो ऊर्जा है इसका आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, P बराबर W/T, फार्मूला आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्या ऊर्जा की बात हो रही है, एनर्जी मतलब W इज इक्वल क्या होगा, P इंटू टी, मतलब पावर, शक्ति इंटू समय का गुणा। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। मतलब एनर्जी का मतलब कार्य करने की क्षमता से हो गया भाई, आपके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा आप काम कर पाओ, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, उसी को एनर्जी कहते हैं। और यह जो है पावर आउटपुट बटे इनपुट, मतलब किसी मशीन को हमने कितना इनपुट दिया और हमें कितना आउटपुट मिला। आपको मालूम है किसी भी चीज को जितना इनपुट देंगे हमें पूरा आउटपुट नहीं प्राप्त होता। जैसे किसी मोटर को आपने जितनी बिजली दी तो उससे क्या पूरा पावर जो जनरेट हुआ हमें मिल गया, नहीं, क्योंकि यह हमारे पास, एक मिनट इसको मुझे थोड़ा सा डिलीट करने दीजिए, ये हमारे पास क्या हो गया, मोटर हो गया। क्या हो गया, मोटर हो गया। मोटर को हमने बिजली की सप्लाई दिया। यहाँ पे मान लीजिए कोई मशीन, मान लीजिए चारे डालने वाली मशीन है, इसको हमें चलाना है, यहाँ पे बिल चढ़ा हुआ है। तो जब हमने इसको यहाँ पे एनर्जी दिया तो जो बिजली मिली, तो इससे मोटर आपस में इसका पार्ट घुमा, रोटर वगैरह यहाँ बेरिंग के संपर्क में घूमे, तो क्या जितना पावर मोटर पे मिला वो पूरा का पूरा पावर इस मशीन को दे देगा, नहीं देगा। क्योंकि कुछ जो पावर होगा ना, ये जो मोटर की शाफ्ट है, जो बेरिंग है, आपस में संपर्क करे, जब वो घूमेगा, रोटेट करेगा, तो उनके बीच में हल्का सा फ्रिक्शन होगा, तो कुछ एनर्जी हमारी उस फ्रिक्शन में खर्च हो जाएगी, शेष जो बचेगी वो हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। इसीलिए कभी भी हम किसी मशीन को जितना इनपुट देते हैं पूरा आउटपुट नहीं मिलता, कुछ उनके बीच पार्ट के बीच में फ्रिक्शन में खर्च हो जाता है, जो हमारे किसी काम नहीं आता है। तो इसलिए एफिशिएंसी, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, हमेशा कम होता है। आप देखेंगे तो 85% एफिशिएंसी है, 90% है, 75% है, मतलब एफिशिएंसी हमेशा कम ही होती है, जितना देते उतना आउटपुट नहीं मिलता है। तो वही होता है कि जो इनपुट है, जो आउटपुट है, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं या फिर दक्षता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एफिशिएंसी या दक्षता। एक्सीलरेशन त्वरण क्या है, तो आप लोग जानते होंगे, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है आपके सामने कि tan 45 डिग्री कितना होगा यदि sin 45 डिग्री बराबर 1/√2। एक तो अगर आपको टेबल याद है कि tan 45 का मान कितना होता है तो आप तुरंत सही कर लोगे, भाई tan 45 पूछा है, tan 45 का मान 1 होता है, आपने सही कर लिया। नहीं याद है तो एक जो इसने जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है तो सॉल्व करने के लिए इसने पूछा हुआ ना, कि मान लीजिए आप एक त्रिभुज बना लीजिए, क्या बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, sin 45 क्या रखा है, 1/√2 है। तो एक फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पे LAL लाल बटे कक्का करके होता है, इसको आप याद रखेंगे ना तो इससे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। शायद आप लोगों ने इस टाइप की चीजें पहले यूज भी किया होगा 9th 10th में, जब आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो पहला होता था, जो यहाँ पे पहला होता था, यह साइन को डिनोट करता था, किसको, साइन को। दूसरा वाला जो होता था हमारा यह कॉस को डिनोट करता था, तीसरा साइन कॉस टेन को, यह कॉट को बताता था, यह कॉस को बताता था, और यह साइन कॉस टेन
कॉट सेक होगा ना, सेक और कॉसेक, ये चीज होती थी। यहाँ पे तीनों का मतलब समझ जाते हैं। एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है, बाकी सेम वही रिपीट है, लंब आधार कर्ण। जैसे आपसे कोई पूछ ले साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग सीधे क्या कहते हैं, एल अपान के मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, ए बाई के है, टेन बराबर एल बाई ए है, लंब बटे आधार, कॉट पूछ ले कोई तो ए बाई एल हो गया आधार बटे लंब, सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, इस टाइप से। यहाँ पे क्या है, साइन 45 है, क्या दे रखा है, साइन 45, साइन 45 बराबर क्या होगा, इस हिसाब से देखा जाए तो यह पहला हमारा साइन हो गया, साइन बराबर एल बाई के आ रहा है, एल बाई के का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण। और मान क्या दिया था साइन 45 को 1/√2, यहाँ रख लेंगे 1/√2, तो यहाँ हमें पता चल गया कि भाई लंब क्या है 1 है, कर्ण क्या है √2 है। तो इस त्रिभुज में देखा जाए तो भाई कर्ण यह वाला हिस्सा है, √2 दे रखा है, लंब क्या है 1 है, तो ये लंब हो गया आपका, ये नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया आधार। हमें आधार नहीं पता है और लंब और कर्ण पता है। पूछा क्या है, tan 45, tan 45 को देखते हैं क्या काम बन जाएगा। tan 45 बराबर क्या है हमारे पास, तो हम देख रहे हैं tan 45, tan की मान एल अपान ए मतलब लंब बटे आधार होगा, क्या होगा, एल अपान ए मतलब लंब बटे आधार। लेकिन हम देख रहे हैं त्रिभुज में हमें लंब तो पता है भाई, यह लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, लंब तो पता है लेकिन आधार नहीं पता है। तो अगर आधार पता कर ले तो हमारा काम तुरंत बन जाएगा। तो आधार कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण इज इक्वल टू, क्या होता है आपका, कर्ण होता है ना, तो कर्ण का स्क्वायर कर लीजिए, कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। ठीक है, कर्ण का मान दे रखा है √2, तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर हमें निकालना है, वह नहीं दिया हुआ है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का मान 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाई इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √2 गुणे √2 दोनों का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। आधार बराबर क्या आ जाएगा आपका, अभी ये आ गया हमारा आधार स्क्वायर बराबर 2 - 1 आ गया। अब आधार बराबर तो √1 करेंगे तो वो बाहर 1 ही निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पे आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि भाई √1 लिखिए वो बाहर 1 ही निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 आ गया, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई कि इसका भी मान कितना है, 1 है। अब यहाँ रख लीजिए लंब कितना है, लंब 1 है, आधार कितना है, आधार भी 1 है, 1/1 बराबर 1, तो tan 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या बताया था मैंने पीछे जब क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं कह रहा था कि जब भी आप वीडियो देखिए तो स्टार्टिंग से देखना शुरू कीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सीरियल से देखेंगे तो चीजें आगे मैच करेंगे, आसान रहेगा समझने में। यह कह रहा है कि किस तापमान पर ठोस द्रव में बदल जाता है। देखिए ठोस द्रव में बदलता है, दूसरा मैंने बताया था कोई पदार्थ हमारा क्या हो, कोई पदार्थ हमारा भाप में बदल जाए, गैस में बदल जाए, ठीक है, भाप में बदल जाए या गैस में बदल जाए या वाष्प में बदल जाए। जब वो पदार्थ भाप गैस या वाष्प में परिवर्तित होता था तो उसे हम लोग क्या बॉइलिंग पॉइंट कहते थे, क्वथनांक कहते थे। जब जल हमारा खौलने लगता है तो भाप में परिवर्तित हो जाता है, गैस से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो वही था हमारा क्या बॉइलिंग पॉइंट था। यहाँ बात कर रहा है क्या कि ठोस से द्रव में बदल जाए, तो पदार्थ हमारा क्या हो रहा है ठोस से द्रव में। जैसे आप बर्फ ले आते हो खरीद करके, बर्फ जब ले आते हो खरीद करके तो ठोस रहती है, लेकिन जब गर्मी पाता है तो क्या करता है द्रव में बदलने लगता है। तो आप क्या बोलते हो भाई बर्फ पिघल रही है, पिघल रहा है का मतलब गल रहा है, गल का मतलब गलनांक। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है ना कि भाई ठोस से द्रव में बदल रहा है। तो बर्फ ठोस होती है, जब पिघलती है तो गल जाती है, गल जाती है मतलब उसका गलनांक। तो जब कोई ठोस से द्रव में बदलता है तो उसका वो मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने वाला पॉइंट या गलनांक कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक कब कहलाएगा, मैंने बताया जब वो भाप या गैस में, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं, जब वो खौलने लगता है, बॉयल करने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट को बॉयल करने लगे, बॉयल करने के बाद क्या होता है वो डायरेक्ट भाप में बदलने लगता है, गैस में बदलने लगता है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे एक चीज और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की गुप्त उष्मा, नाम ही क्या उष्मा है लेकिन गुप्त है, मतलब ऐसी उष्मा जो हमें दिखाई ना दे, वो भी किसकी फ्यूजन की, पिघलने की। और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। तो दोनों को ध्यान से समझिएगा कि भाई गुप्त उष्मा फ्यूजन गलन की कब कहते हैं, जैसे बर्फ वाला मैंने बताया, बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाता है। अब पिघलेगा कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता भी है। जब हम लोग इसको टेम्परेचर देंगे ना, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा बर्फ जमा हुआ है आपका,
जब यहाँ पे हीट दिया जाएगा तो वो क्या होगी, बर्फ जब तक पूरा नहीं पिघल जाएगा तब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा उसका, वो उतना ही ठंडा रहता है। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में इसको टेम्परेचर देते हैं तो बर्फ को जो हम लोग उष्मा दे रहे हैं वो कहाँ खर्च होती है, इसको पिघलाने में। इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जो टेम्परेचर 0 है, 0 पे बर्फ जमा हुआ था वही रहेगा। जो हम लोग उष्मा देंगे तो यह क्या करेगा, बर्फ पिघलना शुरू करेगा। तो हमें लगेगा कि यार हम बार बार इसको उष्मा दे रहे हैं लेकिन ये तो इसका टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा है, तो उष्मा जा कहाँ रही है, तो उष्मा खर्च होती है इसको पिघलाने में। इसीलिए बोलता है ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब पिघलने की गुप्त उष्मा। तो जो हम लोग उष्मा देते हैं इसका टेम्परेचर ना बढ़ाने में वो कहां खर्च हो जाती है, उसको पिघलाने में, इसीलिए इसको गुप्त उष्मा बोला जाता है कि हमने टेम्परेचर दिया और बढ़ाई नहीं तो वह उसको पिघलाने में खर्च हो गई। तो वह जो गुप्त उष्मा होती है बर्फ की, वह 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कितना होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम किसकी होती है, बर्फ की होती है, बर्फ की गुप्त उष्मा। ठीक है, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या होती है, तो ये जब पानी खौलने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुंचता है, पानी जब खौलने लगता है और वो भाप में बदलने लगता है, कब, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी पहुंचता है, उसके बाद आप उससे कितना भी एनर्जी देंगे उसको हीट ना, अगर वो ढका हुआ नहीं है तो उसका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो आप सोचोगे यार मैं तो इसको एनर्जी दे रहा हूं, अब ये 100 पे आके रुक गया, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि जो उसके बाद जो आप एनर्जी दोगे ना, तो बॉइलिंग होने के बाद उसका जो एनर्जी आप एक्स्ट्रा मिलेगी वह क्या करेगा, द्रव को भाप में बदलेगा। द्रव को किसमें बदलेगा, भाप में बदलने लगेगा, वाष्प में बदलने लगेगा। तो जो उष्मा आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो इसका टेम्परेचर ना बढ़ा करके वो भाप में बदलने में खर्च होने लगेगी। इसीलिए यह जो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा होती है इसे भाप की गुप्त उष्मा भी बोलते हैं। और यह जो होता है हमारा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी देखोगे रोटी वगैरह की भाप से जब हाथ जलता है तो बहुत ज्यादा तेजी से जल जाता है पानी की अपेक्षा, क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा ज्यादा होती है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ये सारे पॉइंट हो गए आपके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। और आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।